चलो बताओ, आप सभी को बताना है अब तक हमने क्या क्या देखा। बुद्धि के प्रकार। हाँ, पुढे बघू बघून सांगा, हा चला सांगा तर महत्वाचं आहे. सिर्फ बुद्धि के प्रकार ही देखा हमने. चलो ठीक है. तो हमने बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि इस टॉपिक को स्टार्ट किया था. इस टॉपिक में हमने देखा कि बुद्धि किसको कहते हैं, बुद्धि के बारे में जो शब्द प्रयोग हो रहे थे वो शब्द प्रयोग हमने देखे. जैसे कि बुद्धि का जो शब्द का प्रयोग हो रहा था वो प्रज्ञा नाम से, प्रतिभा नाम से, ज्ञान एवं समझ आदि के नाम से बुद्धि को यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया जाता है. तथा समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता जो देती है वो है बुद्धि. व्यक्तित्व का निर्धार भी करती है वो है बुद्धि. इससे व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है बुद्धि से. व्यक्ति की जन्मजात शक्ति जो है उसे ही हम बुद्धि कहते हैं. परिवेश की भूमिका प्रमुख होती है इसमें बुद्धि को डेवलप करने के लिए. साथ ही साथ बुद्धि की परिभाषाएं भी हमने देखी. नवीन आवश्यकताओं के अनुसार जो चिंतन करता है, हाँ? तथा इस तरह जीवन की नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को डालने की सामान्य मानसिक योग्यता ही बुद्धि कहलाती है. ऐसे स्टर्न के अनुसार बुद्धि की उन्होंने क्या की थी, परिभाषा की थी. वुडवर्थ ने सबसे इजीली परिभाषा की थी. बुद्धि कार्य करने की एक विधि है. वुड्रो ने कहा था कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है. और फिर हमने देखे थे बुद्धि के प्रकार. बुद्धि के जो प्रकार है वो ईएल थर्नडाइक ने बताए थे, जिसके प्रकार तीन बताए गए थे. इन तीन प्रकारों में सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि, इन तीन घटकों में बुद्धि को डिवाइड किया गया था. सामान्य बुद्धि में जिनके पास होती है सामाजिक बुद्धि, वो यंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, इन लोगों के पास सामाजिक बुद्धि होती है. तथा अमृत बुद्धि जो होती है वो वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार, इन लोगों के पास भी होती है. दार्शनिक, कलाकारों, कहानीकारों आदि में अधिक होती है. बराबर. साथ ही हमने ये भी देखा कि मृत जो बुद्धि है वो कारागिर, मैकेनिक, इंजीनियर और औद्योगिक कार्यकर्ता, इनके पास होती है. साथ ही हमने बुद्धि की विशेषताएं देखी. बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है. बुद्धि व्यक्ति को अमृत चिंतन की योग्य प्रदान कराती है. बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है. बुद्धि व्यक्ति को अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है. ये सब सारे बुद्धि की विशेषताएं हमने देखी, जिसमें कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाने तथा भले बुले, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक, इनमें योग्य अंतर दिखाती है. बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है. यहां तक पीटर के मतानुसार बुद्धि की विशेषताएं बताते हुए उन्होंने कहा कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है. इसके बाद हमने बुद्धि निर्माण के सिद्धांत देखे कि जो बुद्धि निर्माण के लिए बहुत सारे शास्त्रज्ञों ने अपने अपने अलग अलग तरीके के जो सिद्धांत किए हैं वो सिद्धांत हमने देखे. और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो था अल्फ्रेड बीने का, जिसका नाम था एक कारक सिद्धांत. एक मिनट.
आ रही है आवाज? हाँ सर। स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? हाँ सर। एक कारक सिद्धांत जिसका अल्फ्रेड बिने का, जो हमने देखा था, जिसे वन फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही हमने फिर देखा कि इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण क्या है। एक कारक सिद्धांत किसको कहते हैं? जो एक खंडात्मक बुद्धि कहलाती है। इससे क्या होता है, उसने इसको जी नाम से जी नाम दिया था। जी यानी जनरल फैक्टर। तो वो कैसे काम करती है ये हमने देखा। साथ ही बाद में हमने जो द्विकारक यानी टू फैक्टर थेरीज देखी, जो स्पीयरमन की थी, कि जिन्होंने कहा कि बुद्धि में एक ही घटक नहीं होता है, तो टू फैक्टर्स होते हैं। एक होता है पेसिफिक फैक्टर और दूसरा होता है जनरल फैक्टर। बराबर। इससे ही बुद्धि काम करती है और इनकी वजह से ही मनुष्य अपने अलग अलग क्षेत्रों में रुचि बनाए रखता है। इस तरह से द्विखंड सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमन ने अपना रखा था कि जी इज इक्वल टू सॉरी आई इज इक्वल टू G plus S1, S2, S3 and more than dash. यहां तक हमने पूरे जो द्विखंड सिद्धांत है वो हमने देखे थे। अभी इसके आगे हमें देखना है और आगे के बातें हमें कंटिन्यू करनी है और जारी भी रखनी है। तो यहां तक आपको मैंने रिवाइज किया कि जो हम बुद्धिमत्ता का भाग देख रहे हैं इसके बारे में। साथ ही अभी हम देखना है प्रतिदर्श सिद्धांत या थॉमसन का सिद्धांत। अभी ये प्रतिदर्श का सिद्धांत क्या कहलाता है? ये प्रतिदर्श जो सिद्धांत है ये थॉमसन का है, जिन्होंने ये कहा कि बुद्धि में सिर्फ जी और एस फैक्टर नहीं होते, सिर्फ जी और यस ही फैक्टर नहीं होते, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इंसान वर्क करता है। तो स्पीयरमन सॉरी क्या नाम उसका, अल्फ्रेड बिने ने कहा कि जी फैक्टर है। साथ ही साथ स्पीयरमन ने कहा कि जी और जी के साथ साथ यस फैक्टर भी मौजूद होता है। लेकिन अब इसको विरोध करके यहाँ पर थॉमसन यह जताना चाहता है कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे कारक होते हैं। अभी जो इसका प्रतिपादन या फिर इसका रिसर्च जो है वो थॉमसन है। इन्होंने अपने प्रतिदर्श सिद्धांत में स्पीयरमन का जो द्विकारक सिद्धांत है इसको विरोध करने में किया। और जितने भी सिद्धांत हुए हैं बुद्धिमत्ता के, वो एक दूसरे को विरोध करके ही हुए हैं। जैसे कि अल्फ्रेड बिने को स्पीयरमन ने विरोध किया और उन्होंने द्विफैक्टर सिद्धांत रखा। अभी स्पीयरमन के द्विकारक सिद्धांत को थॉमसन ने विरोध किया और उसने प्रतिदर्श सिद्धांत को यहाँ पर रखा। थॉमसन का कहना यह था कि तर्क व्यक्ति का जो बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर होता है, परंतु इस स्वतंत्र योग्यता का क्षेत्र सीमित होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक में जी होता है और हर एक में यस होता है। तो इसको विरोध करके उसने, यदि कोई बुद्धि परीक्षण करवाया जाए तो बौद्धिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रतिदर्श ही सामने आता है। इसी प्रकार से यदि दूसरा परीक्षण करवाया जाए तो बौद्धिक तत्वों का एक भिन्न प्रतिदर्श उस परीक्षण के सामने आएगा। विभिन्न संज्ञानात्मक अथवा बौद्धिक परीक्षणों में जो धनात्मक सहसंबंध पाए जाते हैं वह विभिन्न प्रतिदर्शों के अथवा योग्यताओं के नमूनों की ओवरलैपिंग से स्पष्ट होते हैं। थॉमसन के विचार की यह बौद्धिक परीक्षणों में जी कारक नहीं पाया जाता, यानी इन्होंने जो भी कुछ सिद्धांत रखा है इसमें जी फैक्टर नहीं है। साथ ही इन्होंने क्या किया देखो, साथ उन्होंने यह भी आवश्यक माना कि कुछ परीक्षणों में जी कारक अवश्य पाया जाता है
परंतु यह उसी कारक के समान नहीं विस्तृत होता है और न इतना संकीर्ण कि स्पीयरमैन का विशिष्ट कारक है। तो विरोध करके प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने जो रखा उसके हिसाब से ये जो जी फैक्टर और एस फैक्टर ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे बताकर अपना ये प्रतिदर्श का सिद्धांत उन्होंने यहाँ पर क्या किया, रखा है। बराबर, सभी साथ हैं मेरे? ओके, अब देखना है हमें समूह कारक सिद्धांत। ये जो समूह कारक सिद्धांत है इसका प्रतिपादक जो है वो है थर्सन। कौन है? थर्सन। अब ये थर्सन ने क्या किया, इन्होंने समूह कारक सिद्धांत रखा। अभी समूह कारक सिद्धांत जो होता है वो बुद्धि का एक महत्वपूर्ण और मात्रात्मक सिद्धांत है। थर्सन का नाम इस सिद्धांत के अतिरिक्त इसलिए भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने कारक विश्लेषण विधि को विकसित किया। कारक विश्लेषण यानी फैक्टर, कारक विश्लेषण यानी फैक्टर एनालिसिस थेरीज, तो उसको डेवलप किया उन्होंने। और थर्सन ने इस विधि की सहायता से बुद्धि के कुछ फैक्टरों को, बुद्धि के कुछ कारकों को पृथक्करण किया। पृथक्करण यानी एनालिसिस। थर्सन का यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय ख्याति का है। थर्सन ने जी और एस कारकों की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया। उसने इन कारकों के स्थान पर मानसिक संगठन के समूह कारकों का स्वीकार किया, जिसको हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। मेंटल एबिलिटी। अब ये जो मेंटल एबिलिटी होती है वो हर एक इसमें होती है और उसी तरह से वो इंसान क्या करता है, अपने अपने ब्रेन डेवलप से बातें करता है। अभी जो स्पीयरमैन हो या फिर थर्नोडाइक हो या फिर ये जो हमारा अल्फ्रेड बी ने हो, इन्होंने जो भी कुछ सिद्धांत यहाँ पर रखे हैं या फिर दिए हैं वो सिद्धांत से ज्यादा बेहतरीन ये सिद्धांत है, क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत पर जी फैक्टर को है ऐसे नहीं कहा, जी फैक्टर उसने माना ही नहीं, तथा एस फैक्टर को भी उसने क्या किया, उसका अस्वीकार किया। और ये करते हुए अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं अभी बताएं। और ये जो बुद्धिमत्ता का विकास है, डेवलपमेंट है, ये जो थर्स्टन है इसी की वजह से ये थोड़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके से माना गया, क्योंकि थर्सन ने जो समूह कारक बताया, क्योंकि बुद्धि में समूह घटक होते हैं, समूह यानी एक टीम से काम करती है और उसी की वजह से उसके ब्रेन में ये काम चलता रहता है। फिर कौन कौन से घटक बताए देखो उन्होंने। उसके पहले आप सभी जगह पे हैं, सबको समझ में आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है कि सर में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है सर। आ रहा है ना? चलो, तो फिर उन्होंने थर्सन ने सबसे पहले जो समूह कारक घट कारक उत्पत्ति की, उनमें उन्होंने जो कुछ कंटेंट बताए हैं, फैक्टर बताए हैं, वो देखेंगे हम। उन्होंने पहले बताया कि सबसे पहला वाचिक योग्यता, यानी क्या है कि यह योग्यता है जिसकी सहायता से व्यक्ति शाब्दिक विचारों को समझता है और उनका उपयोग करता है। वाचिक यानी बोलना। इंसान के पास जो बोलता है, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये जो बोल रहा हूँ वो मैं विचार करके बोल रहा हूँ, डायरेक्ट थोड़ी से बोल रहा हूँ कि ये कहाँ से आता है। ये शब्दों का भंडार, शब्द एक में को जोड़ना, शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, वाक्य बनाकर एक प्यारा बनाना, ये कहाँ से हमने सीखा? तो ये पूरा हमारे मेंटल पर डेवलपमेंट है, यानी हमारा ब्रेन ये करता है। इसीलिए हमारे ब्रेन में जो फैक्टर्स मौजूद है, जो फैक्टर्स मौजूद है उनमें ये आता है एक फैक्टर, वो है वाचिक योग्यता। कौन सी योग्यता? वाचिक, जिसको शाब्दिक योग्यता भी कहा जाता है। अब ये जो वाचिक योग्यता है ये शाब्दिक विचारों को समझता है और उनका उपयोग करता है। वाचिक यानी हम पढ़ते हैं, बराबर, वाचनीय योग्य, जो पढ़ते हैं उसको ही हम बताते हैं। तो जैसे कि देखो, जो कुछ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद समझ में आता है, हर एक इंसान को पढ़ने के बाद समझ में आता है,
लेकिन जो अनपढ़ है उसको पढ़ने के बाद समझ में आएगा क्या? नहीं। तो इसी प्रकार से ये जो वाचिक योग्यता है वो व्यक्ति में होती है जो लोग वो वाचन योग्य समझते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे वाचिक योग्यता, कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं और आगे स्कूल है, आगे क्या है, स्कूल है, और स्कूल एक 500 मीटर पर है, तभी उस रोड पर एक बोर्ड लगा हुआ था, आगे स्कूल है, स्लो जाइए, गाड़ी का स्पीड कम कीजिए। और आपने ये पढ़ा, आपने क्या किया, ये पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, आपने ये पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया? स्लो जाना है। हाँ, कि आगे स्कूल है और हमें कैसे जाना है, स्लोली जाना है। क्यों स्लोली जाना है? क्योंकि आगे स्कूल है, बच्चे कैसे भी रास्ते पर आ सकते हैं, कैसे भी, इसीलिए हमें कैसे जाना है, स्लोली जाना है। ये आपने पढ़ा, आंखों ने देखा, रीडिंग किया, रीडिंग करने के बाद कहाँ चला गया, फिर वो अंडरस्टैंडिंग जो कहाँ हुई, ब्रेन में हुई। इसीलिए समझना, समझाना, ये पूरा जो काम है ब्रेन का है। तो इसीलिए ये कंटेंट हमारे में ब्रेन में है, इसीलिए हम उसको पढ़ सकते हैं, ऐसा कहना ये कर सकता है। फिर है संख्यात्मक योग्यता। कैसी? संख्यात्मक, संख्यात्मक यानी जिसमें गणितीय प्रक्रिया आती है, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, हाँ, ये जो बेसिक क्रियाएं हैं ये उसमें आती हैं। और जिसमें ये कंटेंट ज्यादा वाला होता है वो इसमें फिर वो अर्थशास्त्रज्ञ, गणितीय तज्ञ हो सकता है, बैंक ऑफिसर, है कि नहीं, जिसको जोड़ना, घटाना, गुना करना वो आता है। मानो किसी में यह कंटेंट अगर है ही नहीं तो उसको जोड़ना, घटाना, गुना करने में दिक्कत आएगी। यस और नो? आएगी कि नहीं दिक्कत? यस। रिप्लाय देत चला, नुसतं मला एकट्यालाच बोलायला लावू नका। आप अगर बोलेंगे, प्रतिसाद देंगे तो तभी समझ में आएगा ना, मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या ऐसा हो रहा है 2-3 दिन की छुट्टियां रहने के बावजूद, 2-3 दिन की छुट्टी मुझे थी लेकिन कंटिन्यू क्लास तो चल रहे थे, आपने अटेंड कितने किए उस पर डिपेंड है। हाँ? हमने उतने समय में मैथमेटिक्स, साथ ही साथ सोशल स्टडीज, साइंस, इनके कुछ लेक्चर्स आपको दिए थे, साथ ही साथ मराठी वाला सीडीपी भी आपको दिया था, तो ये आपने सब अटेंड किए हैं। ऐसे समझकर मैं आपको बोल रहा हूं, आपने वो अटेंड नहीं किए, मुझे पता है आपने वो अटेंड किया ही नहीं। यस और नो? कितने लोगों ने साइंस के लेक्चर अटेंड किए हैं, बताओ चलो। कितने जनों ने किए अटेंड, या नहीं किए किसी ने भी? ग्रुप के लेकर नहीं? तो मैंने नहीं किया सर। नहीं किए? देखो किसी ने भी नहीं किए तो तो मैंने ऐसे किया। करेंगे तो अब कैसा हो जाएगा, क्लास तो हम आपको दे रहे हैं लेकिन आप उसको अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, फिर समझ में कैसे आएगा? दिवाली थी, दिवाली का त्योहार था, मान्य है, लेकिन पढ़ाई तो भी महत्वपूर्ण है ना, इसीलिए तो मैंने आज ये स्पेशल कंटेंट लगाया था। जब क्लास स्टार्ट हुई तो 2 ही थे, 2 के बाद 4 हो गए, 4 के बाद 6 हो गए, और अब 6 के बाद 10 हो रहे हैं। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि हमारी एग्जाम अगले मंथ में है। आ रही है क्या आवाज? आवाज आ आ रही है रही मेरी? है। ओ सर। हाँ सर। अगर आप क्लास को कंटिन्यू नहीं करेंगे, हाँ, तो कैसे हो जाएगा? अगले मंथ में आपकी एग्जाम है, यस और नो? है कि नहीं एग्जाम? है सर। सर। एग्जाम में क्वालिफाई होना है कि नहीं होना है? होना है सर। होना है कि नहीं होना है?
आप लोग अभी भी सीरियस होना नहीं, है होना है। आप लोगों का अभी भी ध्यान एग्जाम पर नहीं है, तो ऐसे करके कैसे चलेगा। जितना आप ज्यादा ध्यान एग्जाम पर दोगे, पढ़ाई पर दोगे, लेक्चर्स अटेंड करोगे, तभी तो समझ में आएगा ना। यस और नो। तो आप जितना इसको बंक करोगे, जितना यस सर। मिस करोगे, उतना ही आपको तकलीफ होगी अंडरस्टैंडिंग होने में। और आप हर साल की तरह आप फेल हो जाओगे। आपको अगर फेल नहीं होना है तो आपको अटेंड करना है, डेली अटेंड करना है। और डेली अटेंड नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। बराबर है कि नहीं बराबर है। हो सर। यस और नो। अरे कुछ तो यस बोलो। सर। यस सर। यस सर। कसे चिमणी सारखे छोटे छोटे आवाज आलेत बघा, ऐकू बी ना कानापुढे. यस सर थोडंच बारीक बोलताय. हो सर। हो हसायला सर। तर घरच्या बाजूला मी काय म्हणते म्हणून हसतो म्हणून तुम्ही बोलत नाहीये. तुमच्या बाजूला आसपास कोणतरी आहे बघतायत म्हणून तुम्ही बोलत नाहीये का. नाही सर, कसं काय. मग तुमचा आवाज का बरं येत नाही, का बरं तुम्हाला बोलावंसं वाटत नाही. बोलतो सर, पण म्हणजे आमच्या बरोबर बाकीच्यांचा आवाज येईल असं वाटतं म्हणून लवकर हे होतो, म्यूट होतो. बोलावंच लागेल ना. झालं तर झालं, पण जोपर्यंत तुम्ही बोलणार नाही तोपर्यंत मलाही कळणार नहीं. और जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। इसीलिए आप सभी को बोलना जरूरी है, इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। वरना ये क्लास बोरिंग हो जाएगा। मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ और वहां से आप छोड़ दे रहे हैं दोनों कानों से सुनकर, है कि नहीं है। नहीं तो दिवाली थी, अभी आप कहाँ तो घर में हैं, दूसरों के मेहमान बन के गए हैं, तो वहां पर है आप। ऐसे कुछ है क्या, तुम्ही दुसऱ्याच्या नाही घरी सर. गेले, नहीं सर। नहीं सर। तुम दूसरों के घर मेहमान बन के गए हो, ऐसा कुछ है क्या। शादी में, बारात में, अब तो दिवाली तो हो गई। हाँ, तो आप लोगों को थोड़ा सीरियस होना है। और सीरियस होकर आपको ये कंटिन्यू पढ़ना है, समझ में लेना है, अंडरस्टैंड कराना है। जब तक आप इसको समझोगे नहीं, कुछ भी उसका ये नहीं होगा। इसीलिए आपको ये सब समझना है, अंडरस्टैंड करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। तो हमने देखा कि वाचिक योग्यता देखा, उसके बाद हमने देखा संख्यात्मक योग्यता, कि जिसके पास जोड़ना, घटाना, गुना करना इसका नॉलेज है प्राइमरी, उसके पास ये संख्यात्मक योग्यता होती है। फिर है वस्तु प्रेक्षण योग्यता। वस्तु प्रेक्षण यानी व्यक्ति वस्तु प्रेक्षण करता है तथा वस्तु प्रेक्षण संबंधों को समझता है। जैसे कि ज्यामितीय समस्याओं में स्मृति योग्यता, इस योग्यता के आधार पर व्यक्ति अधिगम करता है तथा प्राप्त सूचनाओं को धारण करता है। बराबर। यानी वस्तु प्रेक्षण, उसके बारे में दिया गया जो जानकारी है वो पूरी उसको रखना और उसी के हिसाब से हमारे जो मेमोरी में है उसके आधार पर लर्निंग करना। जैसे कि ज्योमेट्री समस्याओं में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जैसे कि ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु नाम दिए जाते हैं। ये बी बराबर है, बी सी बराबर है, तो सी किसके बराबर है, ऐसे जब पूछा जाता है तो उस समय वस्तु प्रेक्षण योग्यता आपके पास होना जरूरी है कि एक चौरस की जो चार बाजुएं होती हैं वो समान होती हैं, तो फिर उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, इस बारे में जब हम सोचते हैं तो वो ये वाली बुद्धि क्या करती है, वहां पर काम करती है। फिर आता है तार्किक योग्यता, यानी तर्क करना। और तर्क करना हम क्या करते हैं कि व्यक्ति अमृत संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करता है। अमृत यानी एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन जहां पर होती है उसको हम क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण जब भी वस्तु में आता है तब उनका उपयोग करते हैं। और इस योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति नई समस्याओं के समाधान हेतु पुराने अनुभवों का भी उपयोग करता है। तर्क करना, तार्किक योग्यता ने तर्क करना। मान लो आप फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम बारिश में भीगे हो, वो भी इसलिए भीगे हो कि आपके पास छाता नहीं था और आप ऐसे जगह बारिश में अटके हो कि जहां पर आसपास में कुछ पेड़ नहीं है, ना कुछ घर है, ना किसी का कुछ है, ऐसे खुले मैदान में आप भीग गए हो। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम निकलोगे तो बारिश का मौसम कैसे रहता है ये अंडरस्टैंडिंग करोगे।
ऐसा नो, कि जैसे आप घर से निकल रहे थे और जब निकलते वक्त ही जोरों की हवाएं छूटी, उसके बाद आसमान में जो बादल थे वो काले हो गए, घने हो गए और बरसने लगे। ये फर्स्ट टाइम आपने देखा। और जब अगली बार खाली जोरों की हवाएं और बादल काले जमने लगेंगे तो आप क्या लेकर जाएंगे प्रोटेक्शन के लिए, और फिर जाएंगे भी कि छाता नहीं जाएंगे? हाँ बताओ आंसर। छाता लेकर जाएगा रेत पे। करेक्ट, छाता लेकर आप जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, तर्क किया। क्या तर्क किया कि पिछले बार अगर जोरों की बारिश हो रही थी तो उसके पहले उसका कुछ हवामान में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, और उस बदलाव को ध्यान में रखकर हमने तर्क किया, अनुमान लगाया कि जब भी बारिश होगी तो ऐसा ही मौसम होगा। तो ये तर्क की योग्यता है। शाब्दिक योग्यता, शब्दों की, ये इस योग्यता के आधार पर शब्दों के संबंध में चिंतन करता है। यह योग्यता व्यक्ति के व्यक्तित्व कारकों से संबंधित हो सकती है। थॉमसन के बाद के अध्ययनों के आधार पर तर्क शक्ति में दो योग्यता, एक आगमन तथा निगमन, मानी गई है, जिसको इंडक्टिव और डिडक्टिव कहा जाता है। ये दो होती हैं, हाँ, जो हम नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं और उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं। तो ये जो निगमन और आगमन है, ये जो काम करता है उस शब्दों से ही होता है। तो उसने उसने एक और अन्य कारक भी पता लगाया है जो समस्या हल करने की योग्यता से संबंधित है। इस प्रकार के छठे कारकों में छठे कारकों में दो कारक हैं, अंत कुल कारकों की संख्या 9 हो जाती है। आगे चलकर कारक विशेष विधि के आधार पर गिलफोर्ड ने भी बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन थॉमसन ने जो एनालिसिस किया कारक विश्लेषण ने, इसके हिसाब से कि बुद्धि में कितने फैक्टर्स होते हैं। अल्फ्रेड बीने ने कितने बताए, कारक कितने बताए? अल्फ्रेड बीने ने हमारे ब्रेन में कितने कारक होते हैं बताए? दो। एक बताया, एक वन फैक्टर सी थेरीज बताई वो हाँ, एक अल्फ्रेड एक। बीने ने, और दो किसने बताई? दो किसने बताया? हमारे ब्रेन में टू फैक्टर थ्योरी किसने बताई? स्पीयरमन ने बताई। बाप रे, बराबर। स्पीयरमन ने क्या बताया कि हमारे ब्रेन में टू फैक्टर्स होते हैं, और उसके बाद एनालिसिस करके थॉमसन ने ये बताया कि ब्रेन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और उन्होंने 9 फैक्टर को सर्च किया। एनालिसिस करके कितने सर्च किया? 9 फैक्टर्स, जिसमें वाचिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, वस्तु प्रेक्षण योग्यता, तार्किक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, और शाब्दिक में आगमन और निगमन, ऐसे दो प्रकार बताए। और साथ ही उन्होंने इसके बाद ये फैक्टर्स 9 कारकों को सर्च कर कर ये बताया कि ब्रेन में ऐसे बहुत कारक होते हैं। अभी हमें देखना है क्लिफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। क्लिफोर्ड का कैसा आयामी सिद्धांत है ये? त्रिआयामी। इसको त्रिचापीय भी कहा जाता है, त्रिआयामी सिद्धांत, जिसमें आयाम यानी डायमेंशन, ये आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है। जिस तरह से ये बॉक्स है और इस बॉक्स की जो बाजुएं हैं, उसी तरह से हमारे ब्रेन के भी ये 3 बाजुएं होती हैं, और उसी में हमारे कुछ कारक होते हैं। उसमें उन्होंने पहला घटक बताया जो उत्पादकता है। क्या है? उत्पादकता। उत्पादकता में इकाई आती है, वर्ग आता है, संबंध आता है, पद्धति, स्थानांतरण, वो आपादान, ये आते हैं उत्पादकता में। फिर दूसरा जो आयाम आता है वो संक्रिया है। वो क्या है? संक्रिया, जिसमें मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और सारांश। स्मृति और सारांश। अब इन्होंने दो बताए, तो इसके बाद जो बाजू का है वो बताया विषय वस्तु, जिसमें आकृतिबंध,
शाब्दिक, व्यवहारिक, अशाब्दिक। हाँ, ऐसे 4 इन्होंने क्या बताए, कारक बताए हैं। ये ग्लिफोर्ड की कौन सी वाली मॉडल है, कौन सा सिद्धांत है ग्लिफोर्ड का? त्रिआयामी। हाँ, ग्लिफोर्ड के इस सिद्धांत का नाम है त्रिआयामी, त्रिआयामी सिद्धांत। अभी देखो, इसको हम थोड़ा एनालिसिस करके देखेंगे। थर्डसन ने बताया 9 ही है, लेकिन ग्लिफोर्ड ने फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल कर कर, जेपी ग्लिफोर्ड और उनके सहयोगी ने बुद्धि परीक्षण के संबंध में कई परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों या कारकों का प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान विकसित किया, और इसी सिद्धांत को त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? त्रिआयामी। अब देखो, इन त्रिआयामी में कौन कौन से फैक्टर हैं। इसमें पहला है संज्ञान। संज्ञान यानी बोध, बोध होना। इसका अर्थ क्या होता है? खोज, दोबारा खोज या पहचान की क्षमता। संज्ञान यानी नॉलेज, ज्ञान। और इस ज्ञान से ही हम क्या करते हैं? खोज करते हैं, दोबारा खोज करते हैं। रिसर्च, रिसर्च एंड रिसर्च, है कि नहीं? और इसकी पहचान की एबिलिटीज में होती है। फिर आता है स्मृति। स्मृति यानी हम इसको क्या करते हैं? मेमोरी। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। हाँ, जो भी संज्ञान में आया है उसको धारण करना, यानी जो भी हमें मालूम हुआ है उसको क्या करते हैं? हम धारण करते हैं। बिल्ली कैसे आवाज करती है? बिल्ली, बिल्ली आवाज कैसे करती है? और कुत्ता, और कुत्ता, हाँ, आपको कैसे पता चला कुत्ता भौ भौ ही करता है? सुन कैसे के। पता चला? क्योंकि आपने संज्ञान किया। संज्ञान यानी नॉलेज। कुत्ता ही भौ भौ करता है, बिल्ली ही म्याऊ म्याऊ करती है, ये आपने किया। और ये जो संज्ञान लिया वो गया स्मृति में, यानी मेमोरी में वो फिट हो गया। एक बार आपने अगर देख लिया, सुन लिया कि बिल्ली ही म्याऊ म्याऊ करती है, तो मेमोरी ने जब भी बिल्ली की आवाज सुनी और आपने बिल्ली नहीं देखी, फिर भी आप पहचान सकते हो कि यहाँ पर बिल्ली है। यस और नो? यस और नो? और जैसे ही कुत्ते ने भौ भौ शुरू की, तो हम पहचान सकते हैं कि कुत्ता है, और कुत्ते ने किसी को तो देखा है। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया सर। फिर आता है मूल्यांकन। फिर क्या आता है? मूल्यांकन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति जो कुछ जानता है वह उसकी स्मृति में रहता है, और वो जो कुछ भी वह मौलिक चिंतन में निर्मित करता है उनके परिणामों की अच्छाई, सत्यता, उपयोगिता के विषय में निर्णय लेता है। अब ये जो मूल्यांकन होता है, एक थोड़ा ही बताता हूँ। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट बोल रहा हूं मैं, फेवरेट। बताओ चलो, मूवी देखते हैं कि नहीं? पिक्चर बकता का नहीं? हाँ सर। कौन सी? किसी ने तो बताया। तारे जमीन पे। तारे जमीन पर। वाह, सारे जमीन पर कहा ना आपने? अरे किसने बताया बोलो ना। उसने बताया सर तारे जमीन पर। नसीमा नसीमा। हाँ, तो बताओ मेरे को, आपको क्यों पसंद आई वो मूवी, क्यों पसंद आई? सर उस बच्चा जो उसका मतलब उसकी कैपेसिटी मतलब होती नहीं है कि वो मतलब उसके अंदर के जो गुण है वो उसको समझ में नहीं आते, तो उसको वो टीचर ने नहीं बता पा रही सर। किसका रोल अच्छा था उसमें, भूमिका किसने अच्छी की? रोल शाहरुख किसका खान। अच्छा था अंदर? शाहरुख खान का था कि आमिर खान का था? आमिर खान, आमिर खान। हाँ, आमिर खान का अच्छा था। आपने अच्छा बुरा, आपको पसंद है ना पसंद है, ये किसके जोर पर किया आपने? ये आप जो कर रहे हैं यही तो मूल्यांकन है। हम इवेलुएट करते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है।
लेकिन कब करते हैं? जब हमें संज्ञान हो जाता है, मेमोराइज हो जाता है, उसके बाद ही हम इवेल्युएट करते हैं। बराबर। हम आपने एक नई दोस्ती की है, फ्रेंड है आपकी, डायरेक्टली उसके बारे में आप कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? ये गंदी है, बुरी है, अच्छी नहीं है, कर सकते हैं क्या? अभी अभी नहीं है फ्रेंड आपकी, तुरंत आप उस पर कमेंट कर सकते हैं क्या? यस और नो? नो सर। क्यों? क्यों? नो सही है, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? उसका स्वभाव देखने के बाद ही करेंगे ना। करेक्ट, हम उसको पहचानते नहीं है, उसके स्वभाव को पहचानते नहीं है, वो क्या बोलती है वो समझ में नहीं आता है, हमने उसको पहचाना नहीं है, तब तक हम डायरेक्टली उसके ऊपर कमेंट नहीं डालते। यानी कमेंट करना यानी मूल्यांकन करना। ये मेरी फ्रेंड अच्छी है, ये मेरी फ्रेंड बहुत ही होनेस्ट वाली है, हेल्पफुल है, अच्छा इसका नेचर है, ये हम कब कह सकते हैं? जब हम उसको समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसका हमें ज्ञान होता है, तभी हम उसके बारे में इवेल्युएट करते हैं। यस और नो? और वो इवेल्युएट करता है ब्रेन का ये मूल्यांकन वाला हिस्सा। फिर आता है अपसारी चिंतन, और उसके बाद आता है अपसारी चिंतन, यानी इंडक्टिव थिंकिंग यानी डिडक्टिव थिंकिंग। अभी इंडक्टिव थिंकिंग जो है, व्यक्ति समस्या से ऐसे समाधान पर पहुंचता है जो परंपरा एवं प्रचलन के अनुसार स्वीकृति एवं सही समझा जाता है। यानी जो भी कुछ सामान्य है, सामान्य से वो नियमों की ओर जाता है कि बाबा हमारे समाज में ये नियम है, आमच्या समाजामध्ये जे नियम आहेत त्या नियमानुसार आम्ही चाललं पाहिजे, ऑलरेडी नियम बनाए हैं, इसीलिए हम उस पर चलते हैं। तो ये वाला जो आता है अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन क्या है? कि व्यक्ति विभिन्न दिशाओं, विभिन्न मार्गों और से विभिन्नता के साथ समस्या का हल निकालता है, तथा उनके उनके अनेक समस्याओं पर वो क्या करता है? सोचता है। वो क्या करता है? सोचता है, और सोच कर उसे क्या करता है? वो उसे अपनाना चाहता है। आप देखो यहाँ पर इसको दिखाना। अपसरी चिंतन, इसके अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न दिशाओं, विभिन्न मार्गों से विभिन्नता के साथ समस्या का हल निकालता है, तथा उन्हीं व्यक्ति उनके परिणाम की अच्छाई तथा उपयोगिता के संदर्भ में निर्णय लेता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन इसी के अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आता है। अब ये जो चिंतन है, ये चिंतन बहुत ही अलग अलग करते हैं बच्चे। हम सोचते हैं, बराबर। हम अभी आपने दिवाली मनाई सभी लोगों ने, ऐसा नो? आप लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई, खाने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई, बराबर। हाँ। अब वो हर एक उसको डिब्बे में रखा है, जिस जो वो अलग अलग डिब्बा है उसमें उसको रखा है, बराबर। आप यहाँ बैठकर बता सकते हैं कि कौन से डिब्बे में क्या रखा है? यस और नो? इसके लिए आपको ज्यादा सोचना पड़ा क्या? हाँ, ये सर। ज्यादा सोचना बना पड़ा क्या? नहीं सर। नहीं। लेकिन बनाते वक्त ज्यादा सोचना पड़ा, यस और नो? बनाते वक्त ज्यादा सोचना पड़ा, है कि नहीं? अब डेली हम वो जो क्या बनाते हैं, आपने एक आध आइटम का नाम बताओ मेरे को, कौन सा आइटम है वो? मानो आपने मिठाई बनाई, बर्फी बनाई है वहां पर, हाँ? बर्फी बनाई है आपने, मान लो। अभी वो कौन सा आइटम बनाते हैं मुझे भी नहीं पता है ना, इसीलिए मैंने एक बर्फी का यहाँ पर क्या लिया, एग्जाम्पल लिया। सभी ने बर्फी बनाई, लेकिन मेरी बर्फी अलग है, क्योंकि सब बर्फी कैसे बनाते हैं? वो खवा होता है, दूध गर्म करके अमुक तमुक उसमें मिठाई डाल के बनाते हैं, लेकिन मैंने अलग बनाई। जो आप बनाते हैं वैसे मैंने नहीं बनाई। तो मैंने कैसी सोच रखी, मेरी मेरी सोच कैसी रखी? हट के रखी, कि सब बर्फी ऐसे अलग। ही खाते हैं, लेकिन मैंने अलग वाली बर्फी बनाई। तो ये मेरा जो थिंकिंग था, ये आउट ऑफ बॉक्स था। आउट ऑफ बॉक्स होना यानी रेगुलर थिंकिंग के साथ साथ उसको न रख कर अलग थिंक करना, बराबर। देखो, अभी ये जो दिवाली थी, इस त्योहार पर सब नए कपड़े पहनते हैं,
बराबर, बराबर कि नहीं। लेकिन नए नए में भी कुछ हो सर। नया पैसे लाना जो सबके पास नहीं है, उससे अलग करना। या फिर सब लोग आप नए नए कपड़े पहनते हैं तो आपने किसी गरीब को दिया, तो आपने सबसे ज्यादा क्या किया, हटके सोचा कि हम तो सब पहनते हैं लेकिन गरीब को क्या, इसीलिए आपने क्या किया, गरीब को कपड़ों का दान किया। तो आपने ये क्या सोचा, आपकी सोच कैसी थी, ये अलग वाली सोच थी। बराबर, ये हो गए जनरल में। अब मैथमेटिक्स सॉल्व करना, गणितों को सॉल्व करना, उस वक्त इन चिंतनों का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया। इसके बाद आता है, हाँ, यह है पादानुक्रमित सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन स्पीयरमन ने किया है। किसने किया है, स्पीयरमन ने। अभी स्पीयरमन के विचारों के समर्थक रहे इसके पीई वरन का मुख्य नाम। आ रही आवाज, आवाज आ रही, हाँ सर, आ रही है। आवाज आ रही कि मेरी। हो सर, आ रही है। हाँ सर। अरे यस नो तो बताओ, आवाज आ रही नहीं आ रही है, आपकी आवाज मेरी तरफ नहीं आ रही। आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। हेलो, आ रही है सर आवाज आ आपकी रही आवाज। है। येते सर तुमचा आवाज। हाँ, तो बताते जाओ, जब तक आपका भी आवाज मेरे तक नहीं आता तब तो मेरे को भी समझ में नहीं आता आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब देखो हम नया सिद्धांत देख रहे हैं जिसका नाम है पादानुक्रमित सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। अब ये पादानुक्रमित सिद्धांत क्या है कि इस सिद्धांत में क्रमबद्धता के आधार पर सामान्य मानसिक योग्यता के दो मुख्य वर्ग बनाए हैं। अब सामान्य मानसिक योग्यता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी, और इसमें दो मुख्य वर्ग क्या है। प्रथम वर्ग में बुद्धि के कारक हैं, यानी पहला जो वर्ग है उसमें प्रथम बुद्धि के कारक आते हैं, और दूसरे में आते हैं प्रयोगात्मक तथा शारीरिक, द्वितीय वर्ग में आते हैं मौखिक संख्या, शिक्षा आदि कारक हैं। अभी इन कारकों के आगे क्रम में विशिष्ट मानसिक योग्यताओं से संबंधित कारक है। इन कारकों का संबंध विभिन्न ज्ञानात्मक क्रियाओं से है। यह सिद्धांत भी कारक विश्लेषण विधि पर आधारित है, और इसी तरह से उन्होंने ब्रेन में क्या क्या है क्या नहीं है इसको बताया है। और ये वाला जो स्पीयरमन का पादानुक्रमित सिद्धांत है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझना है मालूम होना बोल के लिया है। ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण और एग्जाम में आने वाला जो है वो है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बराबर, अब उसको समझेंगे तो यहाँ पर ये बुद्धि वाला ही चैप्टर ही क्या होता है, खत्म होता है सिद्धांत का। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसको हम अभी क्या करेंगे, देखेंगे। देखेंगे ना, 44 हो गए। यस हो सर। सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ, देखने के हाँ मूड सर, में है कि नहीं है। हाँ सर। हाँ सर, हाँ हाँ, सर। और एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आईएमपी वाला ये है, क्या है, आईएमपी वाला है। ये इसको समझ को लो और अच्छे से अंडरस्टैंड कराओ, क्योंकि क्वेश्चंस इसी पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसी पर पूछे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे क्या आएंगे वो भी देखेंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम हार्वर्ड गार्डनर की ये जो बुद्धि है, बहुबुद्धि सिद्धांत, उसको देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने इसको 1983 में बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत तीन कारकों पर बल दिया गया है। वो कौन कौन से हैं, ये है बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है, हम्म। तथा प्रत्येक तो दम अंधा में। यानी जितने भी इंसान दुनिया में हैं उनकी सबकी बुद्धि एक जैसी है क्या, सब एक जैसे सोचते हैं क्या, तो आंसर है नहीं सर। नहीं।
सब लोग अलग अलग सोचते हैं, सबकी ब्रेन की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। इसीलिए अपने जो ब्रेन है, बुद्धि है, उसका स्वरूप एकाकी न होकर वो क्या है, बहुकारकीय होता है। प्रत्येक ज्ञान बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। प्रत्येक की बुद्धि ज्ञान, किसको जल्दी समझ में आता है, किसको देर से समझ में आता है, कौन बोलने में होशियार होता है, कोई काम करने में होशियार होता है, कोई अंक गणित में होशियार होता है, कोई बोलने में होशियार होता है, कोई खुद में मग्न रहने में होशियार होता है, कोई दूसरों के दुख को दर्द को जानने में होशियार होता है। कोई लोग एक दूसरे का चेहरा बताकर बताते हैं वो क्यों नाराज है, क्या नाराज है कि नहीं है। हाँ, और किन लोगों को हम बताएंगे तो भी समझ में नहीं आता हम नाराज क्यों हैं। तो ये जो होता है वो हर एक की जो ब्रेन होती है उसकी जो स्वतंत्रता है उसकी वजह से होता है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरों के साथ अंतरक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। हर एक इंसान में कुछ न कुछ विलक्षण अलग अलग योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, और उसी का वर्णन गार्डनर ने यहाँ पर किया है। गार्डनर ने ब्रेन में हमारे 9 प्रकार की बुद्धि होती है इसका प्रतिपादन किया है। वो 9 वर्ग कौन से हैं वो हमें देखना है। एग्जाम में क्या आता है कि हावर्ड गार्डनर ने जो 9 बुद्धिमत्ता की जो घटक बताए हैं, फैक्टर, उनमें से कौन सा फैक्टर किसके पास होता है, कैसे होता है, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमें देखना है ये 9 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। आप देखो, सबसे पहला आता है भाषाई बुद्धि। भाषा यानी हम बोल रहे हैं, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलना जो है मेरे भाषाई बुद्धि का काम है। हाँ, कभी वो भी बोलते वक्त मैं हंसाता हूँ, कभी कभी मैं बोलते वक्त में गुस्सा होता हूँ। अब ये जो बोलने का जो तरीका है, बोलने में एक जो लकब है, वो लकब मेरे ब्रेन में रहने वाली भाषी बुद्धि का काम है। वो किसका काम है, भाषीय बुद्धि का। और जिसके पास भाषीय बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है वो इंसान भाषा बोलने में बहुत बेहतरीन होता है। फॉर एग्जाम्पल पुल देशपांडे, इनके पास भाषिक बुद्धिमत्ता ज्यादा है। अगर आप वो देखते हैं क्या, कॉमेडी विद कपिल नाइट्स, क्या कपिल विद कॉमेडी नाइट्स क्या है उनका सीरियल का नाम क्या है? इनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर, जब भी कोई वक्त होता है कहाँ पे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है ये उनको पता होता है। अब फॉर एग्जाम्पल भाषीय बुद्धिमत्ता हमारे कुल देशपांडे के पास बहुत है। वो बोलने में बहुत ही पटाईत है, बहुत ही एक नाम वाले व्यक्ति हैं। एक बार क्या हुआ, वो चौल में रहते थे। कुल देशपांडे आपको पता होंगे, एक बहुत ही अच्छे लेखक है, कवि हैं, और लेखक ही हैं। और उन्होंने क्या किया देखो, चौल में रहते थे। उनकी बहुत सारी किताबें प्रसिद्ध हैं जिनमें बटाट्याची चाळ नाम का एक किताब भी है। तो वो एक बार अपना खुद का वजन कम करने के लिए घर में ही कुछ प्रयास कर रहे थे। और घर में कुछ प्रयास करना यानी दूरी के ऊपर से छलांग लगाना, हाँ, दूरी वरच्या उड्या, और बहुत कुछ करना है। एक दिन जब घर से बाहर जाने के लिए वो निकले तो चौल में रह रहे थे वो। तो जब वो चौल में से गुजर रहे थे तो किसी ने ऊपर के मंजिले में रहने वाले व्यक्ति ने ऊपर से रात के बासी चावल उनके आंख पर गिरा दिए। क्या किया उन्होंने, उसके आंख पर चावल गिरा दिए। अगर हम उसके जगह होते तो क्या करते, क्या करते हम? अगर हम नीचे से जा रहे हैं, ऊपर से किसी ने चावल हमारे आंख पर फेंका तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? गुस्सा गुस्सा होकर हम गुस्सा होंगे, उसको डांटेंगे, झगड़ा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हम ये क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास भाषीय बुद्धिमत्ता ज्यादा नहीं है। और ये जब पुल देशपांडे के साथ ये हादसा हुआ तो उन्होंने क्या किया मालूम है? तो उन्होंने कहा कि पीछे से देखा, और पीछे से देखकर कहा कि माई, आप ऊपर से तो आपने तो चावल तो दे दिए, आप मेरे को सालन भी दे दो, रास्ता देखो। तो वो हंसती हुई आई। और एक वो परेश रावल का भी एक पिक्चर है देखो, जिसमें वो परेश रावल के आंग पर किसी ने तो कचरा फेंक दिया। तो उसने कहा ना, ये बताने के लिए कि लोग ऐसे बाहर नहीं आएंगे, उसने क्या किया कि कहा ना कि ये सोने की अंगूठी किसकी गिरी है। तो वो जो जिसने कचरा फेंका था वो बाहर आकर कहीं मेरी मेरी है। तो परेश रावल ने नीचे से अंडा उसके मुंह पर मार दिया। बराबर, ये जो है ना,
ये भाषिक बुद्धिमत्ता, सामने वाले के साथ कैसे बर्ताव करना, बोलना कैसे, ये इनके पास ज्यादा होती है, बराबर। फिर एक गणितीय तार्किक बुद्धिमत्ता। अभी गणितीय तार्किक जो होती है, ये वाली जो बुद्धि होती है, इनके पास अंक गणित की जो क्रिया है वो अच्छे तरह से करते हैं, उनको अच्छे तरह से करना भी आता है। जैसे कि बेरीज, वजाबाकी, जोड़ना, भागा करना, गुना करना, ये इनको आता है। स्थानीय बुद्धि, अभी स्थानीय बुद्धि इसको इंग्लिश में स्पेसिचुअल इंटेलिजेंट कहते हैं। स्पेसिचुअल यानी जिनको पास ज्यादा हाइट पर जाने के बाद ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो डर लगता है, चक्कर आने लगती है, इसको हाइट फोबिया कहा जाता है। और ये जो अंतरिक्ष यात्रा करने वाले जो लोग होते हैं, उनके पास ये वाली बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है। साथ ही साथ जो मानसिक कल्पनाओं का चित्र करते हैं, यानी पेंटर जो होते हैं, उनके पास भी ये बुद्धि ज्यादा होती है। जो इंजीनियर होते हैं उनके पास होती है, क्योंकि जो अपने पास स्पेस है उसका सही इस्तेमाल करना। जो जगह है, देखो हमें घर बांधना है तो हमारे पास 1000 स्क्वायर फुट जगह है, लेकिन वो घर मालिक का या फिर प्लॉट मालिक का कहना ये है कि मुझे 500 स्क्वायर फुट पर ही घर बांधना है और 500 स्क्वायर फुट खाली रखना है, और 500 स्क्वायर फुट में मुझे बहुत बड़ा हॉल चाहिए, किचन भी चाहिए, बेडरूम भी चाहिए। अब ये जो आप बोल रहे हैं, इसको बराबर तंतोतंत उस स्पेस में बिताने वाला जो माइंड रहता है, वो है, ये उसके पास स्थानीय बुद्धिमत्ता ज्यादा रहती है, बराबर। शारीरिक गतिक बुद्धिमत्ता, जो हमारे शरीर को नियंत्रण करता है, ये जो बुद्धिमत्ता होती है नृतक के पास बहुत अच्छी तरह से होती है, यानी डांस करने वाले के पास। कब कहाँ कैसे हाथ निकालना है, शरीर को किस तरह से नियंत्रित करना है, ये उसको आता है। सर्कस में का जो जोकर होता है उसके पास, जो कसरत करता है, व्यायाम एक्सरसाइज करता है, अपने शरीर को संतुलन जो करता है, उसके पास ये शारीरिक गति वाली बुद्धि अच्छी होती है। सांगीतिक बुद्धि, वैसे तो हम सब गाना गाते हैं बोलकर, लेकिन हम अच्छे गायक हैं क्या? नहीं है, हम बाथरूम वाले सिंगर हैं। तो लता मंगेशकर के पास ये संगीतिक बुद्धिमत्ता है, क्योंकि उनका जो नॉलेज है वो उसी तरह का है, तो उनके पास ये वाली बुद्धिमत्ता ज्यादा है। अब आता है क्वेश्चन, इस पर ही आता है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटर यानी आंतरिक पारस्परिक बुद्धि, इस प्रकार का उपयोग सामाजिक व्यवहार में किया जाता है, दूसरों के दुखों को जानना, दूसरों के दुखों को जानना। और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम महात्मा गांधी को दे सकते हैं, माँ बाबा आमटे को दे सकते हैं, और ये दो दूसरों के दुख को जानता है, दूसरों के दर्द को जानता है, खुद की पहचान करा सकता है, वो वाले होते हैं अंतर पारस्परिक बुद्धि वाले। और अंतर वैयक्तिक, यानी देखो ये गौतम बुद्ध के पास थी, ये वाली बुद्धि गौतम बुद्ध के पास थी, ये बुद्धि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, ये वाली जो बुद्धि है ये वर्तमान महावीर के पास थी। तो ये लोगों को, यानी खुद का आत्मबोध, खुद की पहचान, स्वयं को पहचानना, जानना, ये वाली बुद्धि उनके पास होती है। फिर आता है नैसर्गिक बुद्धिमत्ता, यानी हमारा जो नेचर है उसके बारे में हमें लगाव होना, हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी, इनके बारे में हमें लगाव होना, उनकी जानकारी लेना। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो हम मारुति चितमपल्ली ये पशु पक्षियों के बारे में बहुत ही जानकार रखते हैं, क्योंकि उनके पास नैसर्गिक बुद्धिमत्ता ज्यादा है। और लास्ट में आता है अस्तित्ववादी बुद्धि, जो इस संसार का निर्माण कैसे हुआ, मनुष्य निर्माण कैसे हुआ, इसकी पृथ्वी की निर्माण कैसे हुई, ये जो रहस्य है, इन रहस्य के बारे में जो जानकारी रखने में रुचि रखता है, उसके पास अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। अस्तित्व यानी उसका अस्तित्व होना, यानी ये पृथ्वी सबसे पहले कैसे आई, कैसी थी, क्या था, इसके बारे में सोचना। तो ये जो 9 कारक हैं, फैक्टर्स हैं, यही फैक्टर्स हमें क्या करते हैं, तो इन 9 प्रकार की बुद्धिमत्ता किसने बताई? हॉवर्ड गार्डनर ने बताई, और उन्होंने कहा और उसका एनालिसिस किया। ठीक है, तो इसी तरह से ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, और इसके आगे का जो होता है ना बुद्धि परीक्षण, वो हम अगले इसमें देखेंगे, अगले चैप्टर यानी कल। अभी हम समय पर लेंगे हमारे तासिका जो भी कुछ है, ये डेली जो हमारी तासिका रहेगी, वो जो टाइमिंग है 5:30 का, वही रहेगा। अब दिवाली